चैप्टर में हमें एक लंबी कहानी बताई जाती है कि एक शर्ट कैसे बनती है और मार्केट में कैसे बिकती है। ये कहानी कॉटन के खेत से शुरू होती है और सुपरमार्केट तक जाती है जहां शर्ट खरीदी जाती है। इन दोनों के बीच कॉटन बहुत सारे लोगों के हाथों और अलग-अलग मार्केट से गुजरता है। हर स्टेप पर कोई खरीद रहा होता है और कोई बेच रहा होता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस चेन में सब लोग बराबर कमाते हैं या कुछ लोग बहुत ज्यादा और कुछ बहुत कम कमाते हैं। कहानी शुरू होती है स्वप्ना से, जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल की एक छोटी कॉटन फार्मा है। वो अपनी छोटी सी जमीन पर कॉटन उगाती है। जब कॉटन के गोले पक जाते हैं तो धीरे धीरे फटकर नरम सफेद कॉटन बाहर आता है। सारे गोले एक साथ नहीं फटते, इसलिए स्वप्ना को कई दिन तक हाथ से कॉटन तोड़ना पड़ता है। कॉटन जमा करने के बाद वो और उनके पति इसे कुर्नूल के बड़े मार्केट में नहीं ले जाते, बल्कि वो इसे अपने गांव के एक लोकल ट्रेडर के पास ले जाते हैं। फार्मिंग सीजन के शुरू में स्वप्ना ने इसी ट्रेडर से 2500 रुपए उधार लिए थे, ताकि वो बीज, खाद और पेस्टिसाइड्स खरीद सके, क्योंकि कॉटन फार्मिंग में बहुत पैसे लगते हैं। ट्रेडर ने लोन तो दिया, लेकिन एक कंडीशन पर कि स्वप्ना अपना सारा कॉटन उसी को बेचेंगी। जब स्वप्ना ट्रेडर के यार्ड में कॉटन लाती है तो उसके आदमी कॉटन की बोरियां वजन करते हैं। 1500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से स्वप्ना का कॉटन 6000 रुपए का होता है। लेकिन ट्रेडर इसमें से 3000 रुपए लोन और इंटरेस्ट के नाम पर काट लेता है। स्वप्ना को सिर्फ 3000 रुपए मिलते हैं। उसे बहुत शौक होता है, क्योंकि 4 महीने की मेहनत के बाद ये कमाई बहुत कम है। ट्रेडर बस इतना बोलता है कि आज कॉटन का रेट कम है और मार्केट में कॉटन ज्यादा है। स्वप्ना उदास होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि कुर्नूल के बड़े मार्केट में रेट कम से कम 1800 रुपए पर क्विंटल है। पर वो बहस नहीं करती, क्योंकि गांव में ट्रेडर ही पावरफुल होता है। छोटे फार्मर्स को लोन, स्कूल की फीस, इलाज या रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी ट्रेडर पर डिपेंड रहना पड़ता है। कई बार तो फार्मर के पास महीनों तक कोई काम या कमाई नहीं होती, इसलिए ट्रेडर से लोन लेना ही उनका सहारा होता है। आखिर में स्वप्ना की कॉटन की कमाई एक मजदूरी करने से ज्यादा नहीं होती। यहाँ से कहानी तमिलनाडु के ईरोड के क्लॉथ मार्केट की तरफ बढ़ती है। ये दुनिया के सबसे बड़े कपड़े के बाजारों में से एक है। यहाँ हर तरह का क्लॉथ मिलता है। आसपास के गांवों के व्यूअर्स जो कपड़ा बनाते हैं वो भी यहीं बेचा जाता है। बाजार के चारों तरफ कपड़े के बहुत सारे मर्चेंट्स अपने ऑफिस चलाते हैं। ये मर्चेंट्स वीवर्स से क्लॉथ खरीदते हैं और बड़े ऑर्डर्स भी गारमेंट फैक्ट्रीज और एक्सपोर्टर्स से मिलते हैं। मार्केट के दिन बहुत सारे वीवर्स अपना बुना हुआ क्लॉथ मर्चेंट्स के पास लेकर आते हैं, जैसा उनसे ऑर्डर दिया गया होता है। मर्चेंट्स अक्सर यार्न खरीदकर वीवर्स को देते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसा क्लॉथ बुनना है। इस सिस्टम को पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। पहली नज़र में ये सिस्टम वीवर्स के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें यार्न खरीदने के पैसे नहीं लगते और बायर्स ढूंढने की टेंशन भी नहीं होती। उन्हें पहले से पता होता है कि क्या बनाना है और कितना बनाना है। पर इस अरेंजमेंट में प्रॉब्लम्स भी हैं। वीवर्स पूरी तरह मर्चेंट पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। मर्चेंट ही मटेरियल देता है और वही क्लॉथ वापस खरीदता है, इसलिए उसके पास ज्यादा पावर होती है। वो डिसाइड करता है क्या बनेगा, कितने पैसे मिलेंगे, और वीवर्स को उनकी मेहनत के बदले बहुत कम पैसा मिलता है। वीवर्स को ये तक नहीं पता होता कि उनके बनाए क्लॉथ का फाइनल बायर कौन है और किस दाम पर वो क्लॉथ मार्केट में बिकेगा। मर्चेंट उस क्लॉथ को ईरोड की गारमेंट फैक्ट्रीज को कुछ ज्यादा दाम पर बेच देता है। पूरा सिस्टम ज्यादातर मर्चेंट्स के फेवर में होता है। वीवर्स अपनी सेविंग से या लोन लेकर लूम्स खरीदते हैं। एक लूम लगभग 20,000 रुपए का आता है। एक छोटा वीवर आमतौर पर 2 लूम्स रखता है, तो उसको 40,000 रुपए लगाने पड़ते हैं। एक लूम चलाने के लिए वीवर और उसके फैमिली का एक और अडल्ट मिलकर लगभग 12 घंटे रोज काम करते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी उनकी महीने की कमाई सिर्फ 3,500 रुपए के आसपास होती है। वीवर्स के लिए एक बेहतर तरीका है कोऑपरेटिव बनाना। कोऑपरेटिव एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एक जैसे काम वाले लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और सबके फायदे के लिए काम करते हैं। वीवर के कोऑपरेटिव में सब वीवर्स मिलकर जरूरी डिसीजंस लेते हैं। वो यार्न डीलर से खुद यार्न खरीदते हैं और फिर सब में बांट देते हैं। वो खुद ही क्लॉथ का बेचना भी संभालते हैं। इससे उन्हें मर्चेंट पर डिपेंड रहना नहीं पड़ता। जब वो रॉ मटेरियल और फिनिश्ड क्लॉथ दोनों का कंट्रोल रखते हैं तो उन्हें सही दाम मिलता है।
कभी-कभी सरकार भी कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करती है। जैसे तमिलनाडु सरकार का एक प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स को फ्री स्कूल यूनिफॉर्म्स मिलते हैं। इस प्रोग्राम के लिए क्लॉथ पावरलूम कोऑपरेटिव से खरीदा जाता है। सरकार हैंडलूम कोऑपरेटिव से भी कपड़ा खरीदती है और इसे कोऑप्टिक्स नाम की स्पेशल दुकानों में बेचती है, जिसे बहुत लोगों ने शहरों में देखा होगा। पुरानी कहानी से लेकर कोऑपरेटिव्स तक पूरा सफर दिखाता है कि एक सिंपल शर्ट कितने लोगों के हाथों से गुजरती है। पर यह भी समझ आता है कि इस चेन में सब लोग बराबर नहीं कमाते। फार्मर्स और व्यूअर्स बहुत मेहनत करते हैं, पर उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है, जबकि ट्रेडर्स और मर्चेंट्स ज्यादा कमाते हैं। ये हमें बताता है कि मार्केट कैसे काम करता है और कैसे कुछ लोगों के पास ज्यादा पावर होती है और कुछ लोगों के पास बहुत कम। द मर्चेंट फ्रॉम ई रोड कॉटन क्लॉथ को दिल्ली के पास एक गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री में भेजता है। इस फैक्ट्री में क्लॉथ को कट किया जाता है, स्टिच किया जाता है और उससे शर्ट्स बनाई जाती हैं। ये शर्ट्स फिर फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट की जाती हैं। फॉरेन बायर्स ज्यादातर यूएस और यूरोप के बिजनेस पीपल होते हैं, जिनके पास बड़े बड़े क्लोथिंग स्टोर चेन्स होते हैं। ये बड़ी कंपनीज बहुत पावरफुल होती हैं और बिजनेस सिर्फ अपनी कंडीशंस पर करती हैं। वो एक्सपोर्टर्स से बहुत कम प्राइस मांगती हैं और बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड करती हैं। उन्हें शर्ट्स बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होते हैं, कोई डिफेक्ट नहीं, और डिलीवरी टाइम पर होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी डिले या मिस्टेक हो जाए तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। इसी प्रेशर के वजह से गारमेंट एक्सपोर्टर इन पावरफुल फॉरेन बायर्स की सारी कंडीशंस पूरी करने की पूरी कोशिश करता है। जब एक्सपोर्टर्स पर इतना प्रेशर होता है तो वो अपने खर्चे कम करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो फैक्ट्री के वर्कर्स से मैक्सिमम काम करवाते हैं, लेकिन वेजेस बिल्कुल मिनिमम रखते हैं। ऐसे फैक्ट्री ओनर्स हाई प्रॉफिट बना लेते हैं और शर्ट्स को सस्ता भी बेच पाते हैं। गारमेंट फैक्ट्री के अंदर बहुत सी वुमेन काम करती हैं, बटन्स लगाना, थ्रेड्स कट करना, शर्ट्स आयरन करना और पैकिंग करना। इस फैक्ट्री में लगभग 70 वर्कर्स हैं, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं। उनमें से लगभग सभी टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट्स पर रखी जाती हैं, मतलब एम्प्लॉयर जब चाहे उन्हें काम से हटा सकता है। उनकी वेजेस उनके काम के हिसाब से होती हैं। टेलर्स, जिनके पास स्किल ज्यादा होती है, लगभग 3000 रुपए पर मंथ कमाते हैं। हेल्पर्स, जो थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग और पैकेजिंग करती हैं, उन्हें सबसे कम वेज मिलती है। टेलर्स को 1300 रुपए थ्रेड कटिंग और बटनिंग के लिए, 1500 रुपए चेकिंग के लिए और आयरनिंग के लिए 1 रुपए पर पीस। बहुत दूर यूनाइटेड स्टेट्स के एक बड़े क्लोथिंग शॉप में वही शर्ट्स डिस्प्ले पर रखी हैं जो दिल्ली फैक्ट्री में बनी थीं। एक शर्ट वहां $26 यानी लगभग 1800 रुपए में बिकती है। एक डायग्राम में दिखाया गया है कि बिजनेस पर्सन अपने कॉस्ट और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करता है। डायग्राम बताता है कि वो एक शर्ट दिल्ली एक्सपोर्टर से 300 रुपए में खरीदता है, फिर वो 400 रुपए एडवर्टाइजिंग पर खर्च करता है और 200 रुपए स्टोरेज, डिस्प्ले और शॉप के दूसरे एक्सपेंसेस पर, यानी उसका टोटल कॉस्ट 900 रुपए होता है। क्योंकि वो शर्ट 1800 रुपए में बेचता है, वो एक शर्ट पर 900 रुपए का प्रॉफिट कमा लेता है। जितनी ज्यादा शर्ट्स वो बेचता है, उसका प्रॉफिट उतना ही बढ़ जाता है। इसी बीच दिल्ली का गारमेंट एक्सपोर्टर एक शर्ट 300 रुपए में बेचता है। हर शर्ट पर क्लॉथ और रॉ मटेरियल्स का खर्चा 100 रुपए है। वर्कर्स की वेजेस उसे 25 रुपए पर शर्ट पड़ती हैं। ऑफिस चलाने का खर्चा 25 रुपए पर शर्ट होता है। जब हम सारी कॉस्ट ऐड करते हैं तो एक्सपोर्टर एक शर्ट पर 150 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। फॉरेन बिजनेस पर्सन के कंपैरिजन में ये प्रॉफिट काफी कम है। पूरी चेन को देखने पर पता चलता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं और कुछ लोग बहुत कम। ये पूरा प्रोसेस कॉटन फार्मर, वीवर, मर्चेंट, एक्सपोर्टर और लास्ट में सुपरमार्केट के बायर को कनेक्ट करता है। लेकिन चेन के सारे लोगों को बराबर फायदा नहीं मिलता। फॉरेन बिजनेस पर्सन को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, गारमेंट एक्सपोर्टर को मॉडरेट प्रॉफिट मिलता है, पर गारमेंट फैक्ट्री के वर्कर्स को बहुत कम वेजेस मिलती हैं, जो उनके डेली खर्चे के लिए भी मुश्किल से काफी होती हैं। पहले चैप्टर में हमने देखा था कि स्वप्ना जैसे स्मॉल कॉटन फार्मर्स और ईरोड के वीवर्स बहुत मेहनत करते हैं, पर उन्हें फेयर प्राइस नहीं मिलता। मर्चेंट्स वीवर्स से ज्यादा कमा लेते हैं, पर एक्सपोर्टर से फिर भी काफी कम। ये दिखाता है कि मार्केट सबको बराबर फायदा नहीं देता। डेमोक्रेसी का मतलब ये भी होता है कि हर इंसान को अपने काम का फेयर वेज मिलना चाहिए। लेकिन अगर स्वप्ना या कांता जैसे परिवार मेहनत करने के बाद भी इतना नहीं कमा पाते कि वो दूसरों के बराबर फील कर सकें, तो वो अपने आप को इक्वल कैसे समझें? एक तरफ मार्केट लोगों को काम, ग्रोथ और अपना सामान बेचने का मौका देता है, चाहे कॉटन फार्मिंग हो या क्लॉथ वीविंग। पर दूसरी तरफ मार्केट में अक्सर रिच और पावरफुल लोग ही सबसे ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। ये पावरफुल लोग बड़े फैक्ट्रीज, बड़े शॉप्स या बड़े जमीन के मालिक होते हैं। पुअर लोग उन पर लोन्स, रॉ मटेरियल्स, मार्केटिंग या एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंड करते हैं।
इसी डिपेंडेंस के वजह से पुअर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। इस एक्सप्लॉयटेशन को कम करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कोऑपरेटिव्स बनाना, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और पावरफुल ट्रेडर्स पर डिपेंडेंस कम हो जाती है। लेकिन शर्ट की स्टोरी क्लियरली दिखाती है कि आज भी कई वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स को मार्केट में उनका फेयर हिस्सा नहीं मिलता, जबकि कुछ पावरफुल लोग बहुत बड़े प्रॉफिट्स कमा लेते हैं।